बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1, हम लोग उसका पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फॉर ISC बोर्ड। चैप्टर में हम लोग को मेन टॉपिक क्या पढ़ना है? चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मेन आंसर होगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर माइक्रो और मैक्रो और स्वॉट एनालिसिस। कुल मिला के 1 2 3 4 मैक्रो तो एक ही है, 5 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में कीवर्ड याद करने लायक क्या है? कोई भी इंडिविजुअल मतलब कोई अकेला आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी अदर फोर्स जो तुम्हारे बिजनेस के फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करे, हर उस चीज को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया है। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी अदर फोर्स, तो 3 बातें तुम्हारे बिजनेस के ऊपर 2 इन्फ्लुएंस डाले, या तो उसके फंक्शनिंग को, डे टू डे काम को इम्पैक्ट करे, या परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करे। दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंस या सराउंडिंग दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो सबको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा गया। इसका मेन फीचर्स क्या बोला गया बिजनेस एनवायरनमेंट का? तो बोला बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब यहाँ पे सारे फैक्टर एक्सटर्नल और इंटरनल का बात नहीं हो रहे। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स है, कुछ फोर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, खाली जनरल है, और कुछ फोर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक है, जो सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ और गवर्नमेंट ने कपड़े पे GST बढ़ा दिया, तो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, स्टील के बिजनेस को नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ओवरऑल सब प्रोडक्ट पे GST बढ़ा दिया, तो फिर वो जनरल इम्पैक्ट करेगा। जैसे कोविड एरा ने सैनिटाइजर का सेल बढ़ाया, ये स्पेसिफिक इम्पैक्ट है, लेकिन कोविड एरा के कारण बहुत सारे बिजनेस बंद रहे, वो जनरल इम्पैक्ट है बाकी बिजनेस पे। इंटर रिलेटेड है, अगर एक चीज तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा। जैसे अगर लोग हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा फोकस्ड होने लगेंगे, तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, उनके बिजनेस का इकोनॉमी बढ़ेगा। कनेक्टेड है, कॉम्प्लेक्स है, माने इनको समझना बहुत मुश्किल है। बिजनेस एनवायरनमेंट को जज करना, एनालाइज करना उतना आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, बट सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल ये सब फोर्सेस तुम्हारे बिजनेस को कब इम्पैक्ट करेगा, ये पहले से जज करना बहुत मुश्किल है। डायनामिक है, ये फैक्टर्स रेगुलरली बदलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी में हर समय चेंज आता रहेगा, गवर्नमेंट हर समय टैक्सेस बदलता रहेगा। रिलेटिविटी है, माने कई बार कंट्री टू कंट्री और पर्सन टू पर्सन या एरिया टू एरिया ये फैक्टर अलग अलग वे में इम्पैक्ट करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में इंडिया में इम्पैक्ट आएगा बट वर्ल्ड में नहीं। साड़ी का सेल इंडिया में इम्पैक्ट करेगा बट जापान में नहीं। तो कई बार रिलेटिविटी होती है, मतलब सिर्फ एक कंट्री या एक रीजन को इम्पैक्ट करेगा, सबको नहीं। मल्टी डायमेंशनल है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे फेज हैं, माइक्रो, मैक्रो, तुम्हारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, और एक साथ सब इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल है। इतना ही फीचर्स काम का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से एनालाइज करने में क्या फायदा मिलेगा? अगर हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहले जज कर लें तो मेरे को क्या इसका एडवांटेज मिलेगा? सबसे पहले बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब मेरे को पहले पता चल गया कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने वाली है, मैं पहले स्टेप ले लूंगा अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो मेरे को फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल, कुछ भी अचानक फ्यूचर में रिस्क आने वाला है या फ्यूचर में कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है, अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से गेस करने लग जाऊं, आइडिया लगने लग जाऊं, समझने लग जाऊं, एनालाइज करने लग जाऊं, मुझे वो सिग्नल पहले ही मिल जाएगा कि आगे खतरा आने वाला है, पहले ही रेडी हो जाओ। अगर मैं एनवायरनमेंट को ठीक से एनालाइज कर रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ गवर्नमेंट GST बढ़ाएगा, तो मैं पहले ही रॉ मटेरियल ले आऊँगा ताकि मुझे कम दाम में रॉ मटेरियल मिल जाए, कम GST पे। तो वो सब चीज़ें फ़ायदा देगी। ज़्यादा कस्टमर पर फोकस कर पाऊंगा। अगर मुझे बता रहे सोसाइटी में क्या चेंज आने वाला है, मैं वैसे प्रोडक्ट डेवलप करूंगा।
मैं अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग वगैरह कर पाऊंगा अगर मैं एनवायरनमेंट को पहले जज कर लेता हूं तो। कोई भी चेंज आएगा उस चेंज के हिसाब से इजीली कोप अप कर पाऊंगा, माने इजीली एडजस्ट कर पाऊंगा। जो बिजनेस एनवायरनमेंट को बेटर एनालाइज करता है, उसका पब्लिक में इमेज स्ट्रांग होता है, उसको लोग मानते हैं बहुत स्ट्रांग बिजनेस है, बहुत बढ़िया एनालिटिकल है इनके पास, और लगातार नई नई चीजें सीख पाऊंगा अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को लर्न कर पाऊंगा। अब आता है मेन आंसर, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका बुक में लिखा है 2 मेन डायमेंशंस है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। फिर माइक्रो 2 टाइप का, इंटरनल और एक्सटर्नल, जबकि मैक्रो को बोला गया वो 5 मॉडल, पेस्टल मॉडल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल। तो आपका माइक्रो मैक्रो 2 है। माइक्रो फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जबकि मैक्रो को 5 फैक्टर में डिवाइड किया गया, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। हम लोग इसको PESTL मॉडल बोलते हैं, पेस्टल मॉडल। E से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल। पहले माइक्रो एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या क्या हुए, तुम्हारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। माइक्रो में 2 पार्ट पढ़ना है, माइक्रो में हमें 2 पार्ट पढ़ना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले हम इंटरनल पढ़ेंगे, तो तुम्हारा कॉर्पोरेट कल्चर, तुम्हारे यहाँ बिजनेस का कल्चर क्या है, तुम्हारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने टॉप मैनेजमेंट में है, ज़्यादा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है कि मिडिल की लोअर, तुम्हारे यहाँ मिशन, तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, तुम ज़्यादा कमाई करना चाहते हो कि ज़्यादा वॉल्यूम में माल बेचना चाहते हो। जैसे एप्पल पर पीस ज़्यादा प्रॉफिट रखना चाहता है, बट MI, सैमसंग ज़्यादा सेल करना चाहते हैं। तुम्हारा कॉर्पोरेट इमेज कैसा है, मार्केट में, पब्लिक में तुम्हारे बिजनेस का इमेज कैसा है, वो भी इम्पैक्ट करता है, इंटरनल फैक्टर। तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, तुम्हारे यहाँ रिसोर्सेज कैसे हैं, मतलब एम्प्लॉइज कैसे हैं, रॉ मटेरियल कैसा है। अब आता है एक्सटर्नल फैक्टर माइक्रो का, कस्टमर क्या सोचते हैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में, कॉम्पिटिटर कैसे हैं तुम्हारे, सप्लायर कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, मिडिल मैन कितना स्ट्रांग कितना वीक, फाइनेंशियल्स तुमको ज़्यादा पैसा देने को तैयार है कि कम पैसा, पब्लिक तुम्हारे बिजनेस के बारे में क्या सोचती है। ये हो गया मैक्रो में आया वो 5 फैक्टर, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल, इनके बारे में पढ़ना है। देखो माइक्रो को वही समझाया, इंटरनल एक्सटर्नल 2 फैक्टर होते हैं, एक एक करके समझाया। तुम्हारा कल्चर कैसा है, तुम्हारे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कल्चर है, तुम लोग बहुत एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हो, बिजनेस अच्छा तरक्की करेगा। और अगर तुम्हारे यहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, तुम्हारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में बातचीत ही नहीं होती है, तो बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। तुम्हारा मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी तुमको इम्पैक्ट करता है। तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, ये बात हम लोग कर चुके हैं मोटा मोटी। तुम्हारे यहाँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ज़्यादा CEO, CFO, MD इनके हाथ में पावर है कि मिडिल और लोअर के हाथ में ज़्यादा पावर है। कंपनी का ब्रांड वैल्यू कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स यानी एम्प्लॉइज कैसे हैं। अब आओ एक्सटर्नल फैक्टर पे। एक्सटर्नल फैक्टर पे हम लोग पढ़ लिए तुम्हारे कस्टमर। अगर तुम्हारा कस्टमर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो तुम्हारे लिए नेगेटिव, और तुम्हारा कस्टमर का बार्गेनिंग पावर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मार्केट में उतनी कंपनियां ही नहीं है, तो कस्टमर बार्गेन कैसे करे, तो तुमको बहुत फायदा होगा। वैसे तुम्हारा सप्लायर का अगर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, वो तुमको आइटम महंगा देगा, रॉ मटेरियल महंगा देगा, लेकिन तुम्हारा बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है, तुमको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा। सप्लायर बहुत अवेलेबल है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, सप्लायर कम अवेलेबल है, रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा। तुम्हारे कॉम्पिटिटर कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ज़्यादा कॉम्पिटिटर है मार्केट में कि बहुत कम कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, ये भी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है बिजनेस में और फंक्शन पे भी। इसके अलावा मार्केटिंग इंटरमीडिएट, मिडिल मैन सिर्फ तुम्हारे प्रोडक्ट बेचने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वो सब कंपनी का बिकवाने में बिलीव करते हैं। मिडिल मैन तुमसे ज़्यादा कनेक्टेड है कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा कनेक्टेड है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, डिवेंचर होल्डर, ये सब जगह से तुमको लोन इजीली मिलेगा तो बिजनेस स्ट्रांग है, इजीली नहीं मिल रहा है तो बिजनेस में प्रॉब्लम है। पब्लिक तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बिजनेस के बारे में अच्छा सोचती है
तो तुम्हारे बिजनेस को फायदा होगा, नहीं अच्छा सोचती है तो नुकसान होगा। अब आओ मेन आंसर पे। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या बोलता है? मैक्रो इनडायरेक्टली एक्शन लेते हैं, माइक्रो डायरेक्ट है, मैक्रो इनडायरेक्ट है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है पेस्टल मॉडल है, PESTL, पेस्टल एनालिसिस। P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल, L से लीगल। इनके बारे में पढ़ना है, ये पांचों बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल कैसे याद करोगे? आपके माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने चैप्टर के नाम है, डिमांड, सप्लाई, फिर आपका नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट, इन्फ्लेशन, मनी, बैंकिंग, ये सब इकोनॉमिकल फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर जहां से प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो तुम्हारे देश का इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा है वो इकोनॉमिकल फैक्टर है। तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है कि ज़्यादा बिजनेसमैन के हाथ में कंट्रोल है, इकोनॉमिकल फैक्टर है। शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है अभी, गवर्नमेंट क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा बनाया, मॉनिटरी पॉलिसी कैसा बनाया, फिस्कल पॉलिसी यानी टैक्स रिलेटेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब कैसे बने हुए। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है तुम्हारी कंट्री में, वो भी बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर ग्रोथ स्ट्रांग है तो बिजनेस भी मेरा भी अच्छा चलेगा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देश का ही वीक है तो मेरा खराब चलेगा। ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ है, मेरा बिजनेस का फायदा होगा। ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है, हाई टैक्सेज है, मेरे बिजनेस को नुकसान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी इकोनॉमिकल का ही पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पावर, ये सब अच्छे हैं तो बिजनेस को फ़ायदा, ये सब वीक है तो बिजनेस को नुकसान। कितना ज़्यादा मार्केट कंडीशंस कैसा है अभी देश में, रिसेशन है कि इन्फ्लेशन है, वो सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बोला सोशल फैक्टर। सोशल में आ गया डेमोग्राफी का मतलब कितने रूरल, कितने अर्बन, कितने मेल, कितने फीमेल, कैसा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने ओल्ड, कितने यंग, कितना ज़्यादा हाई पॉपुलेशन, कितना लो पॉपुलेशन। ये सब फेवरेबल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लोगों का एटीट्यूड, लोगों का ट्रेडिशन, लोगों का रिचुअल्स, लोगों का कल्चर, वो भी मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। अगर हम एक पंजाबी इलाका में इडली डोसा का दुकान खोले, चलेगा जरूर लेकिन उतना नहीं। वैसे ही अगर हम एक साउथ इंडियन एरिया में ज़्यादा तड़का या पाव भाजी ये सब का दुकान खोले, नहीं चलेगा। बंगाली एरिया में प्योर वेज खोले, प्योर वेज वाली एरिया में नॉन वेज का दुकान खोले, तो लोगों का रिचुअल कस्टम मेरे बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करता है। फैमिली स्ट्रक्चर, लोग ज़्यादा अकेले रहते हैं कि विद फैमिली रहते हैं, कितना पोल्यूशन है, कितना करप्शन है, वुमेन्स का पावर कितना स्ट्रांग है मार्केट में, स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, लोग अपने राइट्स के लिए, वर्क एथिक्स के लिए कितने अवेयर्ड है, ये सब फैक्टर सोशल फैक्टर हुआ। टेक्नोलॉजी में दो ही बात लिखने से हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस में कितना हाई टेक्नोलॉजी यूज होता है एंड कितना जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होता है, ये दो ही मेन बात है। तुम जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हो उसमें हाई टेक्नोलॉजी है तो महंगा पड़ेगा, अगर लो टेक्नोलॉजी है तो सस्ते में काम हो जाएगा, तो तुम्हारे बिजनेस को वैसे इम्पैक्ट करेगा वो। और कितना जल्दी टेक्नोलॉजी बदलता है, अगर बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदलता है तो तुम कम प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी बदल जाएगा तो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और टेक्नोलॉजी उतना चेंज नहीं होता तो यू कैन प्रोड्यूस हाई। ये सब फैक्टर हुए टेक्नोलॉजिकल में। पॉलिटिकल में क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल पार्टीज कितना पावर में रहती है, क्या बार बार पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बदलता है कि एक गवर्नमेंट 5 साल आराम से रहता है, सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप कैसा है, जैसे बंगाल और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हो रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज का फिलोसॉफी क्या है, वो ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली है कि कम बिजनेस फ्रेंडली है, फॉरेन पॉलिसीज कैसा है, तुम्हारे कंट्री के गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉरेन कंट्री से रिलेशन कैसा है, वो सब भी डिपेंड करता है। तुम्हारे देश का डिफेंस पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इनकी ये सब हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। अब आता है लीगल में दो ही बात याद करो, कोई भी गवर्नमेंट या कोर्ट, आई रिपीट, कोई भी गवर्नमेंट या कोर्ट अगर कोई रूल इम्प्लीमेंट कर रहा है, रूल, और उसमें पनिशमेंट है तो फिर वो लीगल फैक्टर है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये लिखना ही पड़ेगा पैकेट के ऊपर, MRP लिखना ही पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर, एक्सपायरी डेट मेडिसिन वगैरह के ऊपर लिखना ही पड़ेगा।
क्या क्या प्रिकॉशन लेना होता है एक मेडिसिन में, वो लिखना ही पड़ेगा। ये सब लीगल फैक्टर होगा। यू हैव टू राइट बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन क्या है, लॉ क्या क्या चीज़ों के ऊपर प्रमोशन करता है, लॉ क्या क्या चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहा है, लॉ कितना फ्लेक्सिबल है, और जुडिशियल सिस्टम क्या क्या डिसीजन पास किया है, ये सब हो गया लीगल फैक्टर। अब आता है आखिरी आंसर इस चैप्टर का, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्वॉट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर हो गया, तुम्हारा स्ट्रेंथ, तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रेंथ, तुम्हारे बिजनेस का वीकनेस। मार्केट में अपॉर्चुनिटी, मार्केट में क्या थ्रेट है, यानी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल फैक्टर हो गए। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, तभी वो ग्रोथ कर पाएगा। तो स्ट्रेंथ का मतलब तुम्हारा कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारे पास क्या एडवांटेज है, तुम क्या एक्स्ट्रा जानते हो। वीकनेस, तुम्हारा कमजोरी क्या है। जैसे देखो यहाँ पे बताया हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्ट्रेंथ क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जबरदस्त है। तुमको हर गली में कोलगेट का टूथपेस्ट मिल जाएगा, हर छोटी सी छोटी दुकान में भी। इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है HUL का। वीकनेस क्या है, इनके लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। इनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट में बहुत लोग हैं बायर, इन सब प्रोडक्ट के डे टू डे कंज्यूमर गुड्स के बायर बहुत हैं। थ्रेट क्या है, सर उतना ही कंपटीशन भी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट भी हैं इन लोगों के। ये इनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या हुआ, तुम्हारा कमजोरी, तुम्हारा ताकत। अपॉर्चुनिटी माने अभी मार्केट में क्या स्कोप अवेलेबल है, कितना डिमांड चल रहा है, डिमांड बहुत है मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है। थ्रेट माने क्या क्या रिस्क है, फ्यूचर में नए कॉम्पिटिटर बहुत आने के चांसेस हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप बहुत ज़्यादा चालू हो गए इस पर्टिकुलर बिजनेस के, तो वहाँ पे थ्रेट भी है। तो ये सब चीज़, जैसे तो यहाँ पे थ्रेट में बताया पतंजलि वगैरह आ गए, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे ज़्यादा बात होने लग गया, ये इनके लिए थ्रेट है। गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रहा है, ऑयल प्राइसेस हाई जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हाई हो रही है, सभी लोग के लिए थ्रेट है। तो ये था ये चैप्टर नंबर 2, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है, जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं। किस लिए, फिक्स एसेट खरीदने के लिए, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, कोई फर्नीचर खरीदने के लिए, बड़ा बड़ा बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो फिक्स कैपिटल लिया जाता है। जैसे कंपनियां उसके लिए शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन लेती है, जो इन्हीं को बोलते हैं फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए लिया जाए, डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए लिया जाए। माने जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए, अदर एडमिन ओवरहेड्स वगैरह, अदर एडमिन एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए। ये सब कंपनी को कहाँ से मिलेगा, क्रेडिटर से उधार ले लिए, तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। अगले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 3 में। अगर आप अपने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लिए, ये सब जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बोला बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं हर वो टाइप का फाइनेंस बोलेंगे जो बिजनेस में एज ए कैपिटल या फंड आ रहा है। इट इज नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस में ही लगता है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे लार्ज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे ट्रेडिंग। ये फाइनेंस बहुत वाइडर टर्म है। फाइनेंस का मतलब सिर्फ पैसा उधार लेना नहीं है। फाइनेंस का मतलब है रॉ मटेरियल भी उधार लेना, कैसे फंड को यूटिलाइज करना, ये सब फाइनेंस का पार्ट है। अब यहाँ पे पढ़ा है बिजनेस फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। ये अगेन ध्यान रखिए, बिजनेस में पैसे का क्या रोल है, क्या काम आएगा बिजनेस में पैसा। तो सर लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के काम आएगा। बिजनेस में अगर नया अपॉर्चुनिटी है तो और इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए काम आएगा। मशीन वगैरह रिप्लेस करने के लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए।
बिजनेस को ट्रेड चला के रखने के लिए रिसेशन के टाइम में जब बिजनेस डाउन होगा तब फंड लगेगा बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर बिजनेस का साइज बड़ा करना है, स्केल बड़ा करना है, उसके लिए फंड चाहिए। फिक्स एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, करंट एसेट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। प्रोडक्शन और सेल, प्रोडक्शन तो कर लिए, माल बिकने में देरी लग रहा है, उस समय उस गैप को ब्रिज अप करने के लिए पैसा चाहिए। वेजेस वगैरह पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस का, अगर बिजनेस के पास जितना अच्छा फंड होगा उतना उसका रेपुटेशन स्ट्रांग होगा, तो रेपुटेशन के लिए पैसा चाहिए। अब आ रहे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस कहाँ से पैसा उठाएगा, सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ज्ञान दिया कि पहले बोला अगर तुम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करते हो तो तुम ओनर जो वो फंड लगाएगा, अपने रिलेटिव से लोन लेगा या फिर बैंक से लोन लेगा। अगर आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल लगाएंगे या बैंक से लोन मिलेगा। अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बैंक लोन, ये सबसे पैसा रेज करोगे। तो अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सोर्स होगा। अब हम लोगों को जो है पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग, ये मेन है इस चैप्टर का पार्ट। कब पैसा ले, कब नहीं ले, कितना ले, ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, यही सब डिसीजन मेकिंग है इसमें। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी में कितने फंड का रिक्वायरमेंट होगा, किस सोर्स से लें और कैसे उस फंड को यूटिलाइज करें, ये 3 डिसीजन लेने को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। कितना लगेगा, कहाँ से अरेंज करें और कहाँ उसको यूज करें, यूटिलाइज करें, ये 3 डिसीजन को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो डिसाइडिंग व्हेन, हाउ एंड व्हाई फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उसका प्लानिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कहाँ कितना खर्चा लग जाएगा वो प्लानिंग करना। क्या मेथड यूज करें हम, कहाँ से फंड अरेंज करें हम, यही सब डिसीजन लेना है इस फाइनेंशियल प्लानिंग। अब यहाँ पे भी वही ज्ञान था कि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है ये प्लानिंग करना। सर अगर हम ये प्लान करके काम करेंगे तो हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाएंगे, शॉर्टेज ऑफ फंड का या सरप्लस ऑफ फंड का। फालतू फंड पड़ा रहे वो भी बुरा बात, फंड कम पड़ जाए वो भी बुरा बात। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर हम प्रॉपरली प्लान कर लेंगे तो। मेरे पास प्रॉपर बैलेंस रहेगा हमेशा, हम अपने माइंड में क्लियर रहेंगे कि ओनर्स फंड हो मतलब इक्विटी फंड या डेब्ट फंड हो मतलब लोन ले या बोरोइंग करें। तब प्लानिंग में अपने क्लियर रहेंगे। अगर प्लान करके रखेंगे आई विल बी क्लियर कि कब शेयर्स वगैरह से पैसा उठाना है मतलब ओनर्स फंड, इक्विटी फंड, और कब लोन लेना है, डिबेंचर इशू करना है मतलब डेब्ट फंड। कहाँ फंड को यूटिलाइज करेंगे प्री डिटरमाइंड रहेगा। मेरे को प्लानिंग रहेगा तो उनको हेल्प करेगा कि कब पैसा यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वेस्टेज रोकेगा। अगर प्रॉपर्ली प्लान रहेंगे तो वेस्टेज नहीं होगा। मेरा बिजनेस पे इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, फंड पे भी कंट्रोल रहेगा। अगर हम प्री प्लान रहेंगे तो हम चेक कर सकते हैं अभी तक कितना फंड लग गया, कितना लगना चाहिए था, तो सबके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बिजनेस में शॉक और सरप्राइज होगा उसके लिए भी हम प्लान रहेंगे। अगर प्रॉपरली प्लान रहेंगे तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। अब आता है मेन क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन। While formulating the financial plan, the following factors should be kept in view. मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग है या मेरा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है तो हमको कम फाइनेंस में भी काम होगा या हाई फाइनेंस लगेगा। अगर मेरा मेन एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोलेंगे, तो वैसे बात करो। ऑब्जेक्टिव में हम गलत बोल गया, सॉरी। ऑब्जेक्टिव में हमको 2 चीज़ का बात करना पड़ेगा कि मेरे को हाई वॉल्यूम ऑफ सेल रखना है कि हाई प्रॉफिट ओरिएंटेड है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, उस पर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंड करेगा। हम किस टाइप के इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में है तो ज़्यादा लगेगा फंड, कैपिटल वगैरह ज़्यादा लगेगा। अगर हम ट्रेडिंग वगैरह में या सर्विस सेक्टर में है तो कम कैपिटल लगेगा। तो हम किस टाइप की इंडस्ट्री में है वो डिपेंड करता है। मेरा बिजनेस छोटा है या बड़ा है उस पर डिपेंड करता है मेरा प्लानिंग। और अभी मार्केट का हालत क्या है, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का कंडीशन क्या है, उस पर भी मेरा प्लानिंग डिपेंड करता है। शेयर मार्केट का हालत बुरा है तो हम डिप्ट वगैरह में जाएंगे। शेयर मार्केट का हालत अच्छा है तो हम इक्विटी शेयर इशू करके पैसा रेज करेंगे। इस पर डिपेंड करता है।
गवर्नमेंट के रूल्स पर डिपेंड करता है, अभी गवर्नमेंट टैक्स कितना हाई लगा रखा है, कितना कम रखा है। रिस्क, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हाई रिस्क है कि लो रिस्क है, उस पर भी मेरा प्लानिंग डिपेंड करता है। तो आओ एक एक करके यही पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा है कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लानिंग को लेकर बात। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कितना डेट और कितना इक्विटी, कितना लोन एंड कितना ओनर्स फंड, इसका प्लानिंग को बात करने को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरा कंपोजिशन क्या होगा? देखो कोई भी कंपनी पूरा शेयर इशू नहीं करता, कोई भी कंपनी पूरा डेप्थ पे नहीं चलता, बैलेंस बनाता है, बैलेंस। तो बैलेंस क्या हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाई डेप्थ क्या हाई इक्विटी, किधर जाए। तो सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे दिया, इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि अगर लोन लेने से मेरे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, अगर लोन लेने से मेरे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है तो हमको और लोन लेके बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अगर लोन लेने से मेरे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर गिर रहा है तो हमको लोन में नहीं जाना चाहिए। तो ये था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नंबर 2 बोल रहा है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। ज्यादा कंट्रोल हम अपने हाथ में चाहते हैं तो भाई इक्विटी शेयर इशू मत करो, लोन ले लो, वही बेटर होगा। लेकिन अगर हमको कोई दिक्कत नहीं कि कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, मेरे हाथ में रहे कि अदर लोगों के हाथ में जाए, तो हम और शेयर इशू करेंगे, क्योंकि जितना शेयर इशू करेंगे उतना मेरे हाथ से कंट्रोल जाएगा, क्योंकि वो लोग भी ओनर बनेगा तो उनका भी कंट्रोल आएगा। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम चाहते हैं तो हमको डिवेंचर या लोन में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम कभी भी रिपे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है तो इक्विटी शेयर में जाना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मेरा कंपनी जो है वो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, मेरा बिजनेस एक रेगुलर चलता है, तो हम डेप्ट में जा सकते हैं। लेकिन मेरा बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत अप डाउन होता है अर्निंग, तो इक्विटी शेयर में जाओ, क्योंकि लोन अगर लिए तो इंटरेस्ट चुका ही नहीं पाओगे। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, शेयर इशू करने में भी बहुत खर्चा होता है, लोन लेने में भी कई एक एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर अभी शेयर इशू करने का खर्चा बहुत आई है तो डेप्ट में जाना चाहिए। लेकिन अगर शेयर इशू करने का खर्चा अगर कम हो रहा है अभी, तो हम शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं। नॉर्मली इक्विटी शेयर ऑलवेज महंगा होता है, तो तुम्हारा कंपनी अगर महंगा में जाना चाहता है, इक्विटी शेयर इशू करना बहुत हाई कॉस्टली होता है। तो अगर कंपनी उसके लिए रेडी है तो इक्विटी शेयर इशू करेगा, और कंपनी उसके लिए रेडी नहीं है तो फिर लोन लेगा। तुम लॉन्ग पीरियड के लिए लोन चाहते हो, पीरियड एंड पर्पस, तुम लोन ले लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहते हो तो इक्विटी शेयर वगैरह में जाना ही बेटर होगा। लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड चाहते हो, 3-4 साल 5 साल, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म, तो तुम डिवेंचर लोन में जा सकते हो। और तुम्हारा पर्पस क्या है? तुम अगर एसेट्स खरीदना चाहते हो तो फिर तुमको इक्विटी शेयर वगैरह, प्रेफरेंस शेयर वगैरह में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एसेट खरीद के तुरंत तो बेच नहीं पाएंगे, उनका पैसा चुकाएंगे कैसे? एसेट तो कंपनी में लैंड, बिल्डिंग, ये सब तो 20 साल, 30 साल, 50 साल रहता है, तो हम फंड वापस नहीं कर पाएंगे। देन आई शुड गो फॉर डेट, सॉरी इक्विटी शेयर। और अगर मेरे को रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, तो हम डेट में जा सकते हैं। शेयर मार्केट का कंडीशन अगर अभी बहुत अच्छा है, कैपिटल मार्केट का कंडीशन अभी बहुत अच्छा है, तो हम इक्विटी शेयर में जा सकते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट का कंडीशन अभी ख़राब है तो हम शेयर इशू करेंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो मेरे को लोन पे पैसा लेना चाहिए। अभी गवर्नमेंट का रूल क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है शेयर इशू करने में, तो फिर लोन में जाओ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है लोन वगैरह, डिवेंचर वगैरह में, तो शेयर्स में जाओ। तुम्हारे इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं उनसे बात करो। शेयर होल्डर अगर रेडी है कि और शेयर इशू करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो शेयर इशू कर लो। शेयर होल्डर को लगता है कि नहीं भाई बहुत शेयर इशू हो गया, तो लोन में जाओ। तुम्हारे बिजनेस का कैश फ्लो कैसा है? कैश अगर जल्दी जल्दी वापस हाथ में आता है तो तुम लोन ले लो, डिवेंचर इशू कर लो, क्योंकि तुम इंटरेस्ट चुका पाओगे आराम से। लेकिन कैश का इनफ्लो बहुत स्लो है, बहुत अटक के पैसा आता है, रुक के पैसा आता है, देन डोंट गो फॉर लोन, क्योंकि लोन ले लोगे या डिवेंचर इशू कर लोगे तो इंटरेस्ट चुकाओगे कैसे? तो उस समय इक्विटी शेयर इशू करके पैसा अरेंज करो। अब यहाँ पे आ गया वर्किंग कैपिटल। तो पहले तो बताया मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, अब 2 टॉपिक पे बात करना है। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? जो हम फिक्स एसेट खरीदने के लिए अरेंज करें,
और वो परमानेंट कैपिटल होना चाहिए, माने लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जो हम आपको डेफिनेशन में बोला भी था। इसको ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार ले लिए तो ब्लॉक कर लिए, वापस चुकाते नहीं है तुरंत। क्या क्या फैक्टर, अब यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है, हाई फिक्स कैपिटल लगेगा कि लो फिक्स कैपिटल लगेगा। इस पूरे फैक्टर्स में आपको एक ही बात बोलना है, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा कि फिक्स कैपिटल कम से भी काम हो जाएगा। अगर मेरा नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो हमको हाई फिक्स कैपिटल लगेगा, और वही अगर मेरा ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर है तो लो फिक्स कैपिटल से काम हो जाएगा। मेरा बिजनेस का साइज बहुत बड़ा है तो हाई फिक्स कैपिटल लगेगा, छोटा बिजनेस है तो लो फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। मेरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, हम जो प्रोडक्ट बनाता है वो मशीन ये सब बनाते हैं जिसमें हाई कैपिटल मशीन चाहिए तो फिर हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हैंडमेड भी बन जाता है, उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा मशीन का जरूरत नहीं है, तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। मेरा मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, मैनुअली काम ही नहीं होता, पूरा मशीनरी काम है, तो हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर मेरा हैंडमेड भी काम होता है, लेबर इंटेंसिव है, तो कम फिक्स कैपिटल लगेगा। देखो ऊपर वाले में बोल रहा था प्रोडक्ट कैसा है, तुम मशीन बनाते हो तो मशीन बनाने के लिए हाई मशीन ही चाहिए, लेकिन तुम ब्रेड बनाते हो, बिस्किट बनाते हो तो छोटा मशीन में भी काम हो जाएगा। वो बात कर रहा था नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। और मेथड में बोल रहा है तुम कंप्लीटली टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हो कि तुम्हारे यहाँ लेबर से मैनुअली काम भी होता है। तो टेक्नोलॉजी पे काम करते हो भैया हाई फिक्स कैपिटल लगेगा, मैनुअली भी करते हो तो कम फिक्स कैपिटल में काम हो जाएगा। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, तुम बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हो, तुम स्टील भी बना रहे हो, तुम सीमेंट भी बना रहे हो, तुम आयरन और का भी काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पे शैम्पू भी बनता है, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनता है, तो फिर तो तुमको हाई फिक्स कैपिटल लगेगा कि सबके लिए अलग अलग मशीन। लेकिन तुम सिंगल प्रोडक्ट में काम करते हो तो कम फिक्स कैपिटल लगेगा। तुम्हारा फिक्स एसेट जो है तुम उधार में लेते हो ईएमआई में कि एक बार में पेमेंट कर दो। अगर एक बार में पे करके ले रहे हो तो हाई फिक्स कैपिटल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा एक बार में देना पड़ेगा। लेकिन ईएमआई वगैरह में इंस्टॉलमेंट में मशीन मिल जाता है तो कम फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। तुम ज़्यादा इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हो, तुम लोगों का बिजनेस बाई कर रहे हो, गुडविल बाई कर रहे हो, तुमको हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। अगर तुम ज़्यादा इंटेंजिबल एसेट पे काम नहीं करते हो, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब तुमको ज़्यादा नहीं लगता है, गुडविल, तो फिर लो फिक्स कैपिटल में भी काम हो जाएगा। अब आया वर्किंग कैपिटल, किसको बोलते हैं? तो हम बोला था डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो फंड लगे, जैसे स्टॉक के लिए, जैसे गुड्स के लिए, जैसे डेटर के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इसी को बोलते हैं। 32 फंड में किस चीज़ के लिए जो पैसा अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं, रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं, इसका अलग अलग नाम। अब हम क्या बोला था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है। करंट एसेट में क्या क्या आता है? डेटर, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, कैश, ये सबको बोलते हैं करंट एसेट। इसी को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब खाली करंट एसेट का बात करें इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और जब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर ले इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस माने ओनली करंट एसेट एंड नेट माने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, वो सब आ जाएगा करंट लायबिलिटी में। देखो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या बताया? टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, मतलब बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल क्या बोला? एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, माने करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसको बोलते हैं नेट, इसको बोलते हैं ग्रॉस। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल दो ही और दो हो जाता है, तो हमने ग्रॉस और नेट तो पढ़ा। इसके अलावा दो टाइप का वर्किंग कैपिटल होता है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब जो स्टार्टिंग में लगता है, या रेगुलर वर्किंग कैपिटल जो एक बार लगाए फिर गुड्स बना के बेचे फिर वही कैपिटल लगा दिया, मतलब ये चलता रहेगा, बिजनेस में लगा रहेगा। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल माने सीजनल वर्किंग कैपिटल, जो खाली सीजन में लगेगा, हर टाइम नहीं लगेगा। जब मेरा पीक सीजन होगा तो ज़्यादा लगेगा, जब ऑफ सीजन होगा तो कम लगेगा। स्पेशल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जब कोई नया अलग से ऑर्डर मिला है तो सिर्फ उसी ऑर्डर के लिए पैसा चाहिए, दैट इज सीजनल वर्किंग कैपिटल। लास्ट आंसर ऑफ द चैप्टर, कब वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा और कब वर्किंग कैपिटल लो लगेगा।
वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन और है। बिजनेस का टाइमली पेमेंट के लिए, स्मूथ वर्किंग के लिए। मेरे पास जितना अच्छा वर्किंग कैपिटल होगा उतना हमको इजीली उधार मिलेगा। क्रेडिट वर्दीनेस के लिए, कैश डिस्काउंट देने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। अभी बिजनेस में नया अपॉर्चुनिटी आया है, नया डिमांड दिख रहा है मेरे को मार्केट में, तो उसके लिए भी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है तो एम्प्लॉयज़ को टाइमली पेमेंट करना पड़ेगा, और टाइमली पेमेंट के लिए आपको अच्छा वर्किंग कैपिटल चाहिए। डिविडेंड वगैरह देने के लिए भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। लास्ट टाइम से क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वाला नेचर ऑफ बिजनेस, अगेन वही, हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं तो हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर बहुत कुछ लाना पड़ेगा। ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ गुड्स खरीद के ला के बेच दो। सर्विस करते हैं तो और कम लगेगा। मेरा बिजनेस का साइज बड़ा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, साइज छोटा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मेरा प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। मेरा प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बन के रेडी हो जाता है, कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर, मेरा स्पीड पेमेंट होता है, स्पीड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज स्मॉल। मेरा बिजनेस का टर्नओवर अगर बहुत है, मतलब बहुत लंबा लंबा माल बिकता है, तो कम वर्किंग कैपिटल में काम हो जाएगी, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस का शॉर्ट वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्नओवर है, तो भाई पैसा अटकेगा तो तुमको बिजनेस चलाने के लिए कहीं से खुद ही पैसा अरेंज करना पड़ेगा। अगर तुमको उधार में परचेज हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा, उधार में परचेज नहीं हो रहा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। उधार में माल बेचते हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, उधार में नहीं माल बेचते हो, कैश में बेचते हो, कम वर्किंग कैपिटल से भी काम हो जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी, तुमको उधार लंबा मिलता है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा, क्योंकि तुम उसी पैसा से माल लिए, बनाए, बेचे, फिर वहीं से पैसा लौटा दिए। तुमको उधार बहुत कम मिलता है, बहुत छोटा पीरियड के लिए उधार मिलता है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। सिमिलरली तुम उधार ज़्यादा देते हो, लंबा लंबा पीरियड का, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और तुम उधार अगर 1-2 महीना, 10 दिन, 15 दिन का ही देते हो तो तुम्हारा कम वर्किंग कैपिटल से भी काम हो जाएगा। तुम्हारे लेबर लोगों का एफिशिएंसी बहुत अच्छा है तो वेस्टेज कम होगा, कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। तुम्हारे लेबर उतने एफिशिएंट नहीं है, वेस्टेज होता है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तेरे बिजनेस का बहुत अच्छा गुडविल है, तुमको इजीली रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाएगा तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। तुम्हारा बिजनेस का गुडविल अच्छा नहीं है, तुमको पूरा पेमेंट करके माल उठाना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तेरे पास अभी ग्रोथ का बहुत स्कोप है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि ग्रोथ का स्कोप है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। अभी ग्रोथ है ही नहीं तो फालतू प्रोडक्शन क्यों करोगी, तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन, तुम सीजन बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे आइसक्रीम, तो ठंडी में आइसक्रीम ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे, गर्मी में तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा गर्मी में, लेकिन ठंडी में कम लगेगा। तुम वुलन क्लॉथ का काम करते हो तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा सर्दी में, कम वर्किंग कैपिटल लगेगा गर्मी में। तुम्हारे बिजनेस में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बहुत अप डाउन होता है, तो तुमको पैसा हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा। तुम्हारा बिजनेस स्मूथ रन करता है, कम वर्किंग कैपिटल में भी काम हो जाएगा। तो ये था चैप्टर 2। 2 चैप्टर का काम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है।